बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। आपके लिए यहाँ बैठे हुए आपकी सेहत, सलामती, खुशियों और रिज़्क की ढेरों दुआएं। आज मैं एक अहम तरीन मौजू जो इहाता कर लेगा पाकिस्तान की सियासत के मैकेनिज्म का, कि आपके वतन अजीज में इस वक्त चल क्या रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं 7 जून को। इस वक्त पोजीशन ये है कि तमाम अस्करी खुफिया एजेंसियां बरसरे पैकार हरकत में हैं। उसकी वजह पहले तो ये सुन लीजिए कि स्टेटस क्या है गिलगित बल्तिस्तान का। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी शराब की बोतल पर आबे ज़मज़म लिख दिया जाए। कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा गुनाह है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत फौजी अनेक्सी की है। पाकिस्तान की अनेक्सी नहीं, फौज की अनेक्सी। भाई ये समझ लीजिए कि फौज ही वहां असल हुक्मरान है। जिस तरह आजाद कश्मीर को आप आजाद कश्मीर समझते हैं, एक वो मकबूजा कश्मीर है, एक बार पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हो, ये मकबूजा कश्मीर है और कहा जाता है जनाब ये आजाद कश्मीर है। तो ये है झुल, ये है फरेब। अब इस झुल और फरेब की मौत का वक्त आ चुका है, चूंकि लोगों का शऊर बढ़ चुका है। आइए इस हकीकत से आपको आगाह करके इशारतन मैं जरा चलता हूं अपने असल मौजू की तरह कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। यानी जरदारी लीग पूरी तरह मुतहर्रक, लगामे कोई नहीं, नून लीग पूरी तरह मुतहर्रक और पीटीआई को इसकी इजाजत नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, एक और मैकेनिज्म की तरफ आइए। कुछ व्लॉग्स ऐसे भी सुन लिया कीजिए जिसमें कुछ सोच समझ का तो पहलू पाया जाता। मसलन फौज ने इसे अपना हसास इलाका करार दे रखा है गिलगित बल्तिस्तान को। उसकी वजूहात के अंदर मैं नहीं जाता, आप जानते हैं या जान लीजिए। आजाद कश्मीर वो भी फौज के लिए एक हसास इलाका है। आपने ये देखा है कि जो आजाद कश्मीर, जो हुकूमत इस्लामाबाद में हो, उन्हीं की हुकूमत का साया वहां नमूदार हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान को देख लीजिए, 2009 से लेकर अब तक ये चौथा इलेक्शन है गालिबन, और जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, हुकूमत उसी की बनी है बशमूल पीटीआई के, जिनकी मरकज में हुकूमत। नून लीग की हुकूमत थी तो नून लीग की गवर्नमेंट थी वहां गिलगित बल्तिस्तान में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की, और जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आई तो पीटीआई की हुकूमत थी वहां। और इसी तरह इसे आप लंबा कर ले और आज तक पहुंच जाए। यानी जिसकी हुकूमत मरकज में कायम करवाएगी फौज, उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में होगी। ये बात तय होगी। अब इस वक्त हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी, जिसे मैं जरदारी लीग जायज तौर पे कहता हूं, मेरे मुंह से निकल गया है, आई एम सॉरी। जरदारी लीग और नवाज लीग यानी नून लीग, इनकी हुकूमत है ना पाकिस्तान पे, लिहाजा इनके अंदर अपनी तरफ से उन्होंने सीटें भी बांट दी हैं अभी तक और मिनिस्ट्री भी बांट दी। गवर्नर कौन होगा इनका वो भी तय कर लिया है, वजीर आजम कौन होगा वो भी तय कर लिया है। जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम। अच्छा, अब की सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। इमरान खान ने कायदे, पैमाने और उसूल बदल कर रख दिए हैं। इतना ताकतवर शख्स जेल में बैठा हुआ, मैं सीने पे हाथ रख के और अपने मौला को, अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि मैंने इतना ताकतवर तारीख के अंदर कोई शख्स नहीं देखा मासिवाय अंबिया के, कि जिसे सोच के जाविये बदल कर रख दिए हो। क्या कमाल। पहले क्या था वो जरा सुन लीजिए। पहले ये था कि फर्ज करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा जनरल ज़ियाउल हक ने, लोगों को पता चला कि यार ये जनरल ज़ियाउल हक तो जाने वाला नहीं है। लोगों ने कहा कि चलो यार कोई नहीं, इसी के साथ ही चल पड़ो। कुछ छोटे मोटे गलियों के काम, कुछ नालियों के काम, कुछ सड़कों के काम, ये पहले बल्दियाती निजाम उसने शुरू किया ना। करते करते 85 का गैर जमाती इंतखाब उसने करवा दिया। तो लोग टिल्ट कर गए। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की जो थी वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ जाकर मिल गई। उसके 11 साल दौर के अंदर वो बहुत कम लोग रह गए। खुद मेरे शहर के अंदर वो सारे घराने जिन्हें मैं जानता हूं, जिनके बड़े पीपल्स पार्टी के अलम बरदार थे, वो सारे के सारे ज़ियाउल हक के साथ, आज भी ज़ियाउल हक के साथ और उसकी छोड़ी हुई ये नवाज लीग के साथ हुए। और नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से आया। जब मुशर्रफ ने निकाला उसे, काफ लीग बनाई। तो आप यकीन जानिए, मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि लोग ज़हनी तौर पे उधर चले गए थे। उन्हें पता था नवाज शरीफ ने तो अब आना कोई नहीं, बेनजीर भी बाहर है, उसने भी कहा ना। तो यही हकीकत है। तो लोग ज़हनी तौर पे भी उस तरफ चले गए। इनका जाती ख्याल था, अब नहीं है। अब नहीं है नाज़रीन इकराम। जुल्म अपनी जगह, ज्यादती अपनी जगह, इनकी हट धर्मी अपनी जगह, लेकिन इन्हें पता है, ये यकीन हो गया है कि नहीं, लेकिन अवाम है कि वो इमरान खान की मोहब्बत को दिन ब दिन अपने अंदर मजीद गहराई में लेती चली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत है। अब ये करने क्या जा रहे हैं? एक फर्क पड़ेगा नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने कहा ना कि जरा बारीक व्लॉग है, इसे सुनिएगा। गिलगित बल्तिस्तान अगरचे एक अनेक्सी है फौज की, लेकिन उसमें जो वाकया होने जा रहा है वो पाकिस्तान की तारीख
माहौल और हालात पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा, असर छोड़ेगा। वो क्या हुआ, जो कुछ ये कर सकते थे वो आप अपने सामने ले आए, मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं, तवील हो जाएगा, डॉट्स काफी। जो कुछ ये कर सकते थे इमरान खान को गिरफ्तार करने के दिन से लेकर 8 फरवरी 2024 की रात तक इन्होंने किया, उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या निकला। और नवाज शरीफ ग्वाल मंडी से 85,000 वोट से हार गया, शहबाज शरीफ कोई 81,000 वोट से हार गया, ये बीबी मरियम तो के सूबाई असेंबली के वोट थोड़े होते हैं, 72,000 वोटों से ये हार गई अपने मध्य मुकाबले से। साथ के बुर्ज उल्टा के लोगों ने रख दिए, बिलखसूस नौजवान नस्ल ने। और इस दफा नौजवान नस्ल की पैरवी की घर के बड़ों ने, कायल कर लिया उन्होंने, एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया पर्ची के जरिए। अच्छा, उसमें ये एक गलती हुई, वो गलती क्या कहिए कि वो सामान ही नहीं था, वो वाकया कैसे ज़हूर में और वजूद में आता जिसका मटीरियल ही नहीं था, यानी सियासी लोग नहीं थे, सीटें छीन ली गई। चाहिए तो ये था कि एहतजाज शुरू हो जाता, हम नहीं मानते। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वाकईतन धांधली करवाई थी, नाज़रीन किराम, मैं अल्लाह को अपनी जान देनी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, धांधली करवाई थी। धांधली का आगाज तो उसी दिन कर दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कि जिस दिन जान मोहम्मद अब्बासी जो लाड़काना में उनके मुखालिफ खड़ा हुआ था उसे अगवा कर दिया, नॉमिनेशन पेपर जमा न करवाने दिए। फिर चारों सूबों के वज़ीर आला ने भी ऐसे कर दिया। फिर जो ताकतवर वजीर थे, करीब थे जुल्फ़िकार अली, उन्होंने भी अपना अनपोस्ट इलेक्शन होने से पहले अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, हम जीत गए। तो इलेक्शन तो उसी वक्त जो है वो करार पा गया था कि ये फ्रॉड है। उसके बाद इलेक्शन में रिजल्ट कुछ और दे दिया, लोगों ने वोट कहीं और दिए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, जीत जाना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, ये अच्छी बात है। ये विलाग करते करते आपके इल्म में इजाफा होता है, नाज़रीन किराम, ये सुन लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जीत जाना था, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी आनी थी। जुनून था 2/3 मेजॉरिटी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, वो जुनून ले डूबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की हुकूमत ने अनाउंस किया रिजल्ट, तो 3 घंटों के अंदर अंदर जहां जहां भी अपोजिशन वाले थे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं मानना नहीं है, तहरीक चलाएंगे, मुतालबा करो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिजाइन करे। तहरीक शुरू होगी, फिर तख्ता उलट गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, फिर ज़िया-उल हक को फांसी पर लटकाने का मौका भी फराहम हो गया, यानी तहरीक चली। यहां 2024 को जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, उसके रद्द अमल में तहरीक नहीं चली, जो बहुत बड़ी गलती हुई। अब ये वही पुरानी फिल्म नए प्रिंटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान में चलाने के लिए जा रहे हैं। याद रखिए नाज़रीन इकराम, आज तक मैंने जो कुछ कहा है वो गलत साबित नहीं हुआ, और गलत ये भी साबित नहीं होगा। 100% इनका प्रोग्राम है उस रिजल्ट को रोकने का, जो रिजल्ट अवाम गिलगित बल्तिस्तान की देना चाहती है इन इंतखाबात में। ये फॉर्म 47 जैसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और जीते हुए लोगों को हार के खाने में खड़ा करके दिखा देंगे। लेकिन 8 फरवरी को हुआ था ना, सुबह होते हुए रिजल्ट आ चुके थे ना, 9 फरवरी को ऐलान हो जाना चाहिए था तहरीक का, इख्तिजाजी तहरीक का, इंतहाबी नताइज को ना मानने का ऐलान कर देना चाहिए था, नहीं ना किया तो आज तक भुगत रहे हैं। इनका जाती ख्याल है कि वहां भी बस ऐसे काम चला लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बहुत खौफनाक रद्द-ए-अमल देगी। मैंने कल भी गालिबन इशारतन कहा है, या किसी के साथ फोन पर गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा है कि कभी बहुत दूर कोने में गैर मुअस्सर इलाके में कोई ऐसा वाकया होता है कि वो जंगल की आग की तरह फैलकर पूरे मुल्क को लपेट में ले लेता है। हुआ है ऐसे तारीख में। इनकलाब फ्रांस को आप देख लीजिए, जहां अगर कोई ये समझता है कि सूरत हाल वैसी होगी जैसे माजी में रहती रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बात इसी से मुंसलिक है, वो मैं हकीकत जरूर बयान करनी चाहूंगा, जो मेरे लिए इंतहाई खुशगवार खैरत का बाइस है। वो क्या? वो ये है कि इमरान खान, ये जो आज 35 वर्ष तक पहुंचे हुए हैं, मैं जवान ही कहूंगा, नौजवान तो जवान तबका, नौजवान तो वो है ना जो अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद है। ये जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से फारग हो चुके हैं या उस उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, ये 95% इनकी तादाद इमरान खान के इश्क में मुब्तला है। इनके सीने चीर कर भी इनके दिल से इश्क इमरान निकाला नहीं जा सकता। और पीछे फिर वो फौज है कोई 2.5 करोड़ की, जो इस वक्त ज़ेरे तालीम है तालीमी अदारों के अंदर, जिन्हें अब एक नई जनरेशन जी आप कहते हैं। उसके बाद जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, कहां बच के जाएंगे ये नहीं बच सकते। कोई आसमानी फौजे अल्लाह तैयार कर रहा है इनके अंजामे बद के लिए, इनसे मुल्क और कौम को निजात दिलवाने के लिए। वो जो पीछे इतने बच्चे आ रहे हैं, अल्फा जनरेशन जिसे कहते हैं, अल्फा जनरेशन, और वो छोटे छोटे बच्चे, छुट्टी हुई है, गलियों में निकला है, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ये याद रखिएगा नाज़रीन इकराम, अगले चंद महीनों में
तमाम प्राइमरी स्कूलों के बाहर छुट्टी के वक्त सबको ये सुनने को मिलेंगे नारे। एक तो ये हालात वैसे उधर जा रहे हैं, दूसरा जो भी इमरान खान से मोहब्बत रखता है वो प्राइमरी स्कूल के 3-4 बच्चों को पकड़कर टॉफियां दे दे। इसी तरह होता है ना, जब प्रैक्टिस करवाते हैं किसी को, तोते को भी प्रैक्टिस कराए तो उसे भी किसी चीज पर लगाया होता है, हरन को करवाए तो उसे भी लगाया होता है। तैयार करना है, क्योंकि सच है इमरान खान, उम्मीद है इमरान खान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, चलो भाई नारे लगाने शुरू कर दो। वो आप शुरू करवाएंगे, बाद में जिस तरह किसी को ऑटोमेटिकली कोई अच्छा गीत याद हो जाता है, उन्हें गीत के तौर पे ये याद हो जाएगा। इस तरह हाई स्कूल्स के अंदर काम करें, बताएं जाके कि आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा, पता तो उन्हें है, जरा उन्हें मुतहर्रक करें। इसी तरह कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर तुलबा को चाहिए कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें कि यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। एक याद रखिए, चलिए एक नौजवान भी अगर इस वक्त मुझे सुन रहा है तो वो और नौजवानों को ये मेरी बात पहुंचा सकता है जो 100% सच पर मबनी है। जब तक इस मुल्क में आप फौज को शिकस्त नहीं देंगे, एक शिकस्त खुदा न करे अगर शिकस्त नहीं, तो जो मेरी सोच है, जो तमाम पाकिस्तानियों की, सच्चे पाकिस्तानियों की सोच है कि यार फौज को ये काम नहीं करना चाहिए, ना उसे बिजनेस के अंदर आना चाहिए, ना उसे सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ तल्लुकात रखने चाहिए, और ना उसे अपनी हदूद से बाहर कदम रखना चाहिए। या तो कोई जनरल ऐसे आ जाए जिन्हें पता चल जाए कि फौज बर्बाद क्यों हुई है, मुल्क बर्बाद क्यों हुआ है, वो खुद ही इसका इंतजाम कर ले। अल्लाह करे कि अवाम को इंतजाम ना करना पड़े, फिर कि खाली हाथों टैंकों के ऊपर चढ़ जाना पड़े, खाली हाथ उसे उस मुकाम पर आप पहुंचा दे कि छौनियों के अंदर घुस जाएंगे। ये वक्त आ रहा है, मैं वक्त से पहले बता रहा हूं, ये मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं। छोटी सी जिंदगी है, नज्मो जब्त के साथ गुजरे, आसानी के साथ गुजरे, ये ज्यादा बेहतर है। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मुल्क, कौम, इलाका, दीन, फिरका, मैं किसी नाम पे भी इंसान के खून का किसी के भी हाथों बहा जाना जायज नहीं समझता नाज़रीन इकराम। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि यहाँ कोई, लेकिन जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो मैं ना बताऊं? अगर अल्लाह ने मुझे तीसरी आंख अता कर रखी है तो मैं आपको बताऊं ना कि नारकी का सवाल हो रहा है नाज़रीन इकराम। किसी की जान सलामत नहीं रहेगी, किसी को पता नहीं होगा, आटे के साथ घुन भी पिसता रहेगा। ये 70 साल महरूमियों का बदला, अपनी जा चुकी नस्लों का बदला, ये लोग रहेंगे हैव नॉट्स। क्या रहेगा मुल्क? कितने संतरी होते हैं जी मिला के एक थाने के अंदर, जो 3-3, 4-4 लाख की आबादी को कंट्रोल करते हैं। 70, 80, 90, 100, 5-7-10 इंस्पेक्टर और थानेदार मिला के चले 110 कर ले। अब 110 3 लाख का मुकाबला कर पाएंगे? अगर 3 लाख निकल आए तो क्यों उन्हें गिरेबंद चाक करके सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे? महंगाई, बेरोजगारी, अदम तहफ्फुज, मुआशियत में मुस्तकबिल की तारीकियां, खौफ, जिंदगी कैसे गुजरेगी, और ये जबर और ये नजायज कब्जा अदारों पे और मुल्क की सियासत पर कितना दबाव सह लेंगे लोग? निकलेंगे एक दिन। हाँ, ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी का जो नारा दिया है, मासूम सा लेकिन बड़ा मजबूत सा, इमरान खान ने, अब वो खुद जेल में है, 95% अवाम साथ हैं, उसका पैगाम कुछ सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। वो अलम, वो हाथ ही नहीं जो वो अलम उठाए। ये अलम कौन उठाएगा? मैं जो समझता हूं ये नौजवान उठाएंगे अपने अपने इलाके में, और वही अपने अपने इलाके की हकीकी क़यादत और मुस्तकबिल में इमरान के पुश्तपनाह साबित होंगे। और इन्हें छोड़ दे, ये जो है ये तो साबित हो गई ये क्या है। आप ऐसे करें, चले आप अपने शहर में देखें कौन एमपी था, कौन एमएनए था, या कौन एमपी या एमएनए का उम्मीदवार था, भले वो हरा दिया गया, आगे आ जाए। कौन इमरान खान की हुकूमत में किसी ओहदे पर गया, कैसी मौजें उड़ाई, कैसी उसने रौनकें लगाई अपने आसपास, कैसे अपने नफ्स को उसने वो लॉलीपॉप दिए। लोग आ रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, किसी के नहीं किए जा रहे, किसी को दुदकारा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है इस्लामाबाद आ जाना, लारे लप्पे लगाए। अच्छा, इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद से लेकर अब तक जरा उन पे नजर रखे, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं आपके शहर के, आपके जिले के अंदर, आपके डिवीजन के अंदर। ये मेरा सवाल है। जो मुतहर्रक थे वर्कर्स पीटीआई के, जो इनके घरों के चक्कर लगाया करते थे, जो इनके आसपास बैठा करते थे, मैं उनसे पूछता हूं, पहले वो अपने आप से सवाल करें कि वो किधर है। वो कहीं भी नहीं। अगर है तो मुनाफकत के दायरे में, अगर है तो ये टेलीफोन की टिक टाक बनाने के लिए और फिर उसे जो है वो वायरल करने के लिए कार्रवाई। और जब इस किस्म की मुनाफकत होगी, झूठ होगा, फरेब होगा, तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी। इमरान खान को ये ताकतवर नहीं है कि इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान को इसलिए अंदर रखा हुआ है कि पार्टी कमजोर है, ये ताकतवर नहीं है नाज़रीन इकराम। तो अलम कौन उठाएगा? अलम उठाएगा नौजवान। तो नौजवानों को पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, मैं बार बार कहूंगा कि ये स्कूलों में आप जाते हो, कॉलेजों में जाते हो, ये रास्ते में जहां भी कोई नवाज शरीफ के बूथा, शहबाज शरीफ जुकर की बीमार बकरी की शक्ल नजर आए, आपका पैसा है जो नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ये पैसे बच जाएंगे आपके। अच्छा, जहां ये बीबी टिक टक सर्जरी की
اس کا منہ ایسے کرو ذرا, اس کا کسی ہلکے سے تذاب سے اس کا منہ ذرا دھو. بٹھنڈا جنکشن ہے جہاں پتہ نہیں کوئی 100 ٹرینوں کی جو ہے وہ لائنیں بنی ہوئی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. اس کے گالوں پر اسی طرح ٹانکوں کی آپ کو لائنیں نظر آئیں گی, چھائیاں نظر آئیں گی اس کے منہ پر, بدبو آتی ہے اگر یہ نہائی نہ ہو اس کے قریب سے. اس کی تصویر آپ کو نظر آئے, سیاہی پھینک دو اس پہ, پھاڑ دو سارے پوسٹر, پھاڑ دو سارے بینرز, اور یہاں سے شروع کر لو. آپ کا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ تو کرنا ہوگا. حیرانی ہے, پاکستان نہ یہاں کسی کی ماں کی عزت رہنے دی, نہ کسی کی بیٹی بہو اور بہن کی عزت رہنے دی, اور لوگ خاموش. اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے, بیڑا غرق کر دیا معیشت کا, لوگوں کا جینا دھپر ہو گیا, موت لوگوں کو آسان اور زندگی مشکل دکھائی دینا شروع ہوگی. لٹیرے بھی سامنے ہیں اور لوگ خاموش. بجلی ہے اتنی مہنگی کہ سکتی نہیں, اور وہ بھی نہیں ہے, اور جو بجلی نہیں جلاتا اسے بھی بل آتا ہے. بل جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کا بل جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے عام آدمی کو. پھر بھی لوگ, گیس نہیں ہے, ایک تو ویسے ہی آؤٹ آف ریچ اور رینج ہو چکی ہے خریداری کے لحاظ سے, اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو نایاب ہے. لوڈ شیڈنگ ہے, پھر بھی لوگ خاموش. اداروں کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, پھر بھی خاموش. غنڈہ گردی برداشت کر رہے ہیں, پھر بھی خاموش. آپ کو پتا یہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, اچھا پکڑو اسے, جرمانہ. اور یہ جرمانے اربوں روپے میں اکٹھا کر کے یہ اپنی عیاشی اور اللہ تعالیٰ پہ لگاتے ہیں. یہ اپنی شکلیں دکھانے کے لیے میڈیا پر اور اخبارات پر, اور یہ صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جیبوں سے اربوں روپیہ نکال کر چالان کی صورت میں یہ ان میں تقسیم کرتے ہیں. ناظرین کرام, جس کی اوقات 45,000 روپیہ نہیں, اسے 9 لاکھ روپیہ یہ اداروں کے ذریعے دلوا رہے ہیں, پیسے یہ دے رہے ہیں. موجیں لگی ہوئی ہیں سہیل وڑیچ جیسے لوگوں کی, مفت کی شراب, مفت کا گوشت تلاش کرتے پھرتے رہنے والے کی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا, بولنا ہوگا. کیا کیا گنواؤں؟ مثلا کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ بلوچستان جا رہا ہے ہاتھ سے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ KPK جا رہا ہے ہاتھ سے؟ میں کہتا ہوں جا رہا ہے. ناظرین کرام, صرف ایک فرق رہ گیا ہے کہ KPK کے اندر فوج اور عوام کی لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی, شہری چوکیوں پہ حملے نہیں کیے. اگر یہی صورتحال رہی ناظرین کرام, یہ ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں اگر نہ ہوا. اور یہ بھی جانیے, میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو, لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. جب مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو کیوں نہ دکھاؤں ناظرین کرام. پھر بھی آپ خاموش. آپ کا ملک ٹوٹنے کو ہے, آپ خاموش. KPK جانے کو ہے, آپ خاموش. اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, اب آپ سندھ کا بھی آپ ذرا دھیان رکھیں, وہاں سے بھی آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان بکھرنے کو ہے, تباہ برباد ہونے کو ہے, آپ خاموش. انہوں نے ایران کے خلاف فوج بھیج دی, اپنی ایئر فورس بھیج دی. وہ تو شکر کرے کہ جرت نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی دوبارہ حملہ ور ہونے کو, نہیں تو یہ 7 حملہ ور ہوتے. آپ خاموش ہیں. پنجاب کے اوپر رنڈیوں کی حکومت قائم کر دی. پنجابیوں آپ خاموش. توڑیے اس خاموشی کو, دھیان رکھیے. اب گلگت بلتستان کی طرف 8 تاریخ کو ہوتا کیا ہے, 9 تاریخ کی صبح دیکھیے, کیونکہ الیکشن لوٹنے کا مکمل ارادہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کا خیال ہے کہ جس طرح 8 فروری 2024 کے انتخابات خاموشی کے ساتھ کڑوا گھونٹ نہیں, انہوں نے میٹھا گھونٹ شہد سمجھ کے پیا تھا, کیونکہ جو کونسلر کے لائق نہیں تھا اسے پتا چلا میں تو میں نے ہو گیا ہوں. کیا کمال عجیب گل. ناظرین کرام, ذرا دیکھیے, جیل میں بیٹھا ہوا ہے. فخر کیجئے, سلام کیجئے اسے. اللہ اسے سلامت بھی رکھے گا اور ملک اور قوم کو ترقی کی شاہراہ پر لے جا کر منزل مراد تک پہنچائے گا بھی اس کے ہاتھوں. لیکن یہ دیکھیے کہ وہ جیل میں ہے, ملاقات نہیں کرنے دے, ہوا نہیں لگنے دے رہے, وہ کوئی نمبردار نہیں مل سکتا, کوئی سنتری نہیں گزر سکتا, کسی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو اجازت نہیں کہ دروازے کے قریب سے بھی نہ گزرے. بھی خبر اخبار باہر نہیں آ رہی, لیکن اس سے خوف زدہ کتنے ہیں یہ ذرا سوچئے. اور چلے, لطف کا سما بھی پیدا کر لینا چاہیے. کبھی کبھی المیے کے اندر سے بھی کوئی تربیہ پہلو نکال لینا چاہیے. بہت کمزور ہیں, بہت ڈریل ہیں, یہ بہت خالی خولی ہیں اندر سے. یہ جو وردیاں پہن کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اینو تے چھڈ ہی دو نا, جڑا ایک مذاق جہا ہے. میرا اللہ گواہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا اب منصب اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد بالخصوص وہ ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ کوئی کلرکانہ قسم کا کوئی مقام ہے. یہ میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتا رہا ہوں ناظرین, دھندلا کے رکھ دیا ہے وہ مقام. اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. نہ قومی بیماری آصف علی زرداری کی بات کرتا, یہ تو چلتے پھر سہم ہیں. میں بات کرتا ہوں یہ فوجیوں کی, یہ جو ایسے کر کے ڈنڈا پکڑا ہوا, وہ چلتے چلتے عادت بن جاتی ہے نا. بھائی لنگڑا ہوگا تو لنگڑا کے چلے گا نا. تو یہ تو فوج میں جاتے ہی نہیں کہتے کہ پہلے کلف لگا لو اپنے آپ کو, اسے سیمنٹ کا بندہ بنا دیتے ہیں. یہ انسان کا بچہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو کر واپس آتے ہیں. پھر ذرا دیکھیے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ان کی حالت. جنرلی نظر آتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے رو دی ریڑھی دے تو ہونے فارغ ہو کے رو بیچ کے. یہ ان کی اصل اوقات یہ ہوتی ہے. بیڑا غرق کر کے انہوں نے ملک کا رکھ دیا, بجٹ سارا کھا جاتے ہیں اور ہم ہی پہ بھونکتے ہیں. یہ ذرا جائیے گوگل کر کے دیکھیے, قوم مر جاتی ہے ملک سے باہر محنت کرتے ہوئے اور ملک کے اندر محنت کرتے ہوئے. ان کا پیٹ کاٹ کے بس یہ, باقی چھوڑے ان کی عیاشیاں. یہ ریٹائرڈ فوجیوں کو پینشن کتنی جاتی ہے ٹوٹل, آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی ناظرین کرام. جاتے جاتے ایک اور ان کا, کیونکہ اب جب تک یہ فوج درست نہیں ہوگی, ہم سلام کریں گے جب اپنا کریکٹر ٹھیک کر لیں گے.
ہمیں فوج چاہیے جو قومی فوج ہو، یہ نہیں جو اپنے پہ ہی چڑھ دوڑنے کے لیے ہمیشہ گھات لگائے بیٹھے، ایسے نہیں۔ ایک واقعہ بیان کرنے لگا تھا، وہ پھر سے واقعہ بڑا حقیقی ہے اور بڑا وہ فنی سا بھی ہے۔ گلگت بلتستان پہ نظر رکھیے ناظرین کرام، انہیں مبتلا رہنے دیجیے، کچھ نہ کچھ اس ملک میں بڑا ہونے والا۔ ایک واقعہ تو ہو گیا نا، کدھر گئی ان کی وہ تم ترقی، اچھلتے تھے کودتے، او میرے خدایا چپ ہی کر رہو۔ ٹرمپ کی صلح کروانے چلے تھے ایران کے ساتھ، امریکہ کی ایران کے ساتھ، اور ہم تو جناب وہ سنا ہے کبھی فلانا انج بیگ انج موتر دی چگ بہندی۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔